हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बिल्कुल ही अलग और नई रागों की कंपैरेटिव स्टडी की एक सीरीज़, जो कि मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में रागों से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर पे कि वो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को बनाता है। जो मैंने अभी के पेपर्स देखे हैं डीएसएसबी के, या फिर जो भी एग्ज़ाम नेट जेआरएफ यूपीएचसीएससी, उसमें उन लोगों ने किस तरीके से पूछा है कि स्वर संगति से आपसे पूछ लिया कि बताइए कि किन रागों में ये स्वर संगति पाई जाती है, या फिर ये स्वर संगति पर्टिकुलर किस राग में आती है। तो जब तक आप रागों को अच्छे से समझकर नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है, तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके बेसिक रागों से शुरू किया है, जैसे भूपाली और देशकार। बिल्कुल बेसिक राग हैं जो हमें ग्रेजुएशन में या फिर इंटर स्कूल में सिखाए या पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं ये दो राग आपके लिए लेकर आई हूँ। दोनों ही रागों में सेम स्वर लगते हैं। ठीक है, दोनों के थाट अलग हैं, लेकिन दोनों को पहचाने कैसे? गाकर तो फिर भी हम बता सकते हैं कि ये गा रहे हैं, ये गा रहे हैं, अगर हमें स्वरों का लगाव आता है, लेकिन लिखा हुआ कैसे पहचानें? ठीक है, तो इसको समझने की हम यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला राग हमारा है भूपाली। मैंने यहाँ इनका शॉर्ट में परिचय दिया है दोनों का, उसके बाद दोनों की सिमिलैरिटीज़ आपको लोगों को बताई हैं और फिर डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो उम्मीद की है मैंने कि इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ें एक जगह मिलेंगी तो शायद बहुत हद तक आप समझ पाएंगे रागों को। तो फर्स्ट हमारा भूपाली राग है, जिसमें इसका थाट कल्याण, वादी स्वर ग, समवादी स्वर धा। यहाँ वादी संवादी स्वर आपको पता है क्या होते हैं। ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये कि वादी और संवादी स्वरों में हमेशा 2 या 3 स्वरों का अंतर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। वादी और संवादी स्वरों में आपस में मित्रता यानी संवाद, अच्छा वार्तालाप होने की वजह से 2 या 3 स्वरों का अंतर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जाति। जाति इसकी ऑर्डर है क्योंकि इसमें 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। मध्यम और निषाद, म और नी इस राग में प्रयोग नहीं किए जाते। अगर हम गायन समय की बात करें तो गायन समय है इसका रात्रि का प्रथम पहर। प्रथम पहर का मतलब जब आपका सायंकाल जो बेला होती है, सायंकाल की बेला होती है, ठीक है, यानी जब दिन और रात मिलते हैं, वो जो बेला होती है उसके जस्ट बाद जो समय शुरू होता है वो होता है रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, इसे आप मान सकते हैं 7 बजे के बाद, 7, साढ़े 7, 8 तक। ठीक है ना, इस राग का गायन समय होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है इसका आरोह, जिससे कि आपको पता चले कि इसका चलन कैसा है। सा रे गा पा धा सा, सीधा सीधा। ठीक है, इसी तरीके से सेम अवरोह है, सा धा प ग रे सा। वहीं अगर पकड़ की बात करें तो इसकी पकड़ है सा धा, ये धा मंद्र सप्तक का है। ठीक है, फिर कॉमा लगाया है। संगीत में कॉमा का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि अगर किसी स्वर के आगे कॉमा लगाए मतलब कि वहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए विश्राम करना है, ठहरना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो धा के बाद कॉमा लगा, इट मीन्स कि यहाँ थोड़ा सा रुकना है। फिर सा रे गा, फिर रुकना है, फिर पा गा, फिर रुकना है, फिर धा पा गा, फिर रुकना है, फिर रे सा। इस तरीके से गाना है। जहाँ तक पकड़ की बात मैं करूँ तो पकड़ एक ऐसा स्वर समूह होता है जिसे आप बिना आरोह अवरोह लगाए भी यदि गा देंगे तो भी अगर व्यक्ति आपको सुन रहा है तो वो पहचानेगा कि आप भूपाली राग गा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी पकड़ गाकर बताती हूँ सो आपको आइडिया लगे किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सपोज हमारा सा, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ मध्य सप्तक का सा, मंत्र सप्तक नीचे जाएंगे, सा धा, रुक गए, सा सा धा, सा रे गा, रुक गए, पा गा,
रुक गए, धा पा गा रे सा, ठीक है। और गा पर हमने बार बार ठहराव दिखाया ज़्यादातर, तो ये हमें बताता है कि इसका जो वादी स्वर है वो ग है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं देशकार। देशकार का थाट बिलावल। पहला डिफरेंस दोनों का क्या हो गया कि इनके थाट अलग हैं, वो कल्याण थाट का राग है और ये बिलावल थाट का। हाँ, यहाँ पर ये मैं बताना भूल गई आप लोगों को कि भूपाली को कल्याण थाट का राग तो कहते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि इसमें मध्यम तो लगता ही नहीं है, मध्यम लगता नहीं है, फिर क्यों इसे ज़बरदस्ती कल्याण थाट में रख दिया गया है। तो वो उसके चलन के आधार पे है, ठीक है। कई बार हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट होने की वजह से कई राग जो उनसे उत्पन्न हुए हैं या उनके अंदर रखे गए हैं वो ऐसे हैं कि जिनको उनके चलन के आधार पे, स्वरों के चलन के मतलब मिलने के आधार पर उसमें रख दिया गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास थाट नहीं है। तो आप ये मानिए कि भूपाली भी एक ऐसा ही राग है, अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थाट हो गया देशकार का बिलावल। वादी स्वर ध, देखिए भूपाली का ग था और इसका ध है, ठीक है। संवादी स्वर ग, जाति इसकी औडव है, इसमें भी मध्यम और निषाद नहीं लगता। गायन समय दिन का दूसरा पहर, ठीक है। जैसा कि बिलावल है तो बिलावल आप लोगों को पता है कि प्रातःगीय राग है, तो ये दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। आरोह देखिए इसका सा, रे गा प धा सा, ठीक है, सीधा है। वहीं अवरोह में थोड़ा सा वेरिएशन है, कैसे, सा धा। अब जो धा के बाद मैंने एस बनाया, ये एस नहीं है, इसका मतलब आकार है, यानी धा को यहाँ बढ़ाया गया है, थोड़ा सा लंबा किया गया है। जैसे सा धा, ठीक है, फिर रुक गए क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, फिर पा गाएंगे, सा धा पा गा पा धा पा गा रे सा, ठीक है, इस तरीके से। वहीं इसकी पकड़ की अगर बात करें तो बार बार धा को दिखाया है, धा पर ख़त्म किया है, क्योंकि इसका वादी स्वर धैवत है और ये उत्तरांग प्रधान राग हुआ। देखिए ये भी है, वादी संवादी का क्या महत्व होता है कि हम राग के इस परिचय से ये पहचान लेंगे कि राग का वादी स्वर अगर ग है तो वो पूर्वांग वादी होगा कि उत्तरांग वादी। जैसे अगर भूपाली को देखें तो इसका वादी ग है, इसलिए पूर्वांग वादी राग हुआ, और देशकार में ध है तो ये उत्तरांग वादी राग हुआ, ठीक है, इसलिए धा पर जोर दिया गया है। अब इनकी सामान्यता देखते हैं, दोनों रागों में क्या चीज़ सेम है। वर्जित स्वर पहले तो देखिए दूसरे नंबर पर लिखा है मध्यम और निषाद, मा और नी नहीं लगता। फर्स्ट नंबर पे लिखा है सेम स्वर समूह, सा धा पा ग रे सा गा पा धा सा, यानी कि ये स्वर समूह दोनों रागों में यूज़ होते हैं, ठीक है। सा धा सा, सॉरी ये सा ऊपर वाला है, सा धा पा गा रे सा गा पा धा सा, ये स्वर समूह दोनों में सेम है। डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों का, अंतर क्या है, विभिन्नताएं क्या है इन दोनों की। तो पहले नंबर पर है भूपाली। भूपाली पूर्वांग और देशकार उत्तरांग अंग प्रधान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भूपाली में गंधार स्वर है वादी तो पूर्वांग, और देशकार में धैवत स्वर वादी है तो उत्तरांग, ठीक है, उत्तरांग अंग प्रधान है। भूपाली के आरोह में रे स्वर नहीं छोड़ते हैं, पर देशकार में रे स्वर अधिकतर छोड़ देते हैं। यानी कि जब आप राग का आलाप देखोगे, राग को उसका विस्तार करोगे, तो आप ये देखोगे उसकी स्वर संगतियों में कि जब हम उसे गाना प्रारंभ करते हैं तो आरोह अवरोह में रे लगता है देशकार के, ठीक है, परंतु जब हम राग का विस्तार करते हैं तो अधिकतर उसको लघन कर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्जित है, वर्जित नहीं है, बट उस पर जोर नहीं है आरोह में, ठीक है, सीधा सा से गा या सा से ध जाते हैं। देखिए कैसे, सा धा सीधा धा पे चले गए देशकार में। भूपाली में ऐसा नहीं करते, देशकार में ऐसा करते हैं। भूपाली में हमेशा सा रे गा
पा गा धा पा गा, इस तरीके के स्वर लेंगे जो ग को दिखाएंगे, उसके वादी स्वर को दिखाएंगे। वहीं देशकार में सीधे स से धा पर जा सकते हैं, सा धा पा धा गा पा धा सा, ठीक है, इस तरीके का स्वर प्रयोग करते हैं। तो आप सब इस अंतर को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कभी भी कोई स्वर संगति पहचानने के लिए आएगी या कुछ इनके कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो अगर आपको ये दो चीज़ें ध्यान हैं तो आप इन रागों को अलग अलग आराम से पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने भूपाली के स्वर दिए हैं कि गा प धा पा गा प गा। यहाँ पा गा पर मीड़ है, ये जो मैंने चिन्ह बनाया ये मीड़ का चिन्ह है, यानी प से गा पर मीड़ है। सा रे धा सा, ठीक है। वहीं देशकार के स्वर समूह की बात करें तो गा पा धा, देखिए बार बार उसको धा पर दिखाया गया, ठीक है। गा पा गा रे सा। देशकार में मध्य सा से एकदम धा पर जाते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता कह लो या पहचान कह लो, ये खाली देशकार में ही है, ठीक है। सीधा सा से धा पर जाना, मध्य सप्तक के सा से मध्य सप्तक के धा पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मध्य सप्तक से नीचे वाले धा पे चलेगा मध्य सप्तक, तो भी आप उसको मानोगे कि देशकार है, नहीं, ठीक है। मध्य सप्तक के सा से मध्य सप्तक के धा तक ही जाना है। ऐसा भी नहीं होगा कि तार सप्तक के सा से आप मध्य सप्तक के धा में आ जाओ और बोलो कि है। वैसे तो ऐसा है क्योंकि इसमें निषाद नहीं लग रहा है, बट मेनली जो ये स्वर संगति बताई गई है वो मध्य सप्तक के सा से मध्य सप्तक के धा को टच करती है। जैसे सा धा पा, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा इसका परिचय, विभिन्नताएं और सामान्यताएं थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत हद तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को कई बार नहीं 2-3 बार पढ़िए और कहीं नोट्स बनाकर रख लीजिए। देखिए मुझे भी पता है कि बुक से पढ़ना आसान होता है बुक में, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब तक हम चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं करते, क्योंकि संगीत तो एक प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक विद्या है ना, रिटन में है, ठीक है, हमें एग्ज़ाम पास करना है, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं सीखते और समझते हैं तब तक वो हमें समझ नहीं आएगा। अब अगर किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि मीड़ क्या होती है, तो उसको निशान लगा के बता देंगे कि 2 स्वरों के ऊपर अर्धचंद्राकार ऊपर लाइन बना दो गोल, मीड़ हो गई। अब उससे कैसे समझेगा जब तक हम उसे गा कर नहीं समझाएंगे। अब सपोज़ मैंने आपको बोला कि पा और गा में मीड़ है वाले में, तो आप सोचोगे ठीक है, लेकिन कैसे है, तो उसके लिए सा रे गा पा गा, इस तरीके से मीड़ है, इस तरीके से उसको गाते हैं, तो आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आजकल एग्ज़ाम्स में एग्ज़ामिनर्स काफ़ी पूछ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के लिए कंपेरेटिव स्टडी जो है रागों की वो लेकर आऊँगी। हमने बिल्कुल बेसिक रागों से शुरू करा है और बेसिक रागों से शुरू करते करते हम एमए लेवल तक के जो हमारे राग हैं वो करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग ग्रेजुएशन लेवल तक के राग करेंगे, क्योंकि वही DSSB और KV हो गया, NV हो गया, उसमें ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।